हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। देखिए यहाँ पर जन्म से किशोरावस्था तक की बात की है, तो अगर आपने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं पढ़ी होंगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली यहाँ पर दे पाएंगे। आप सभी को पता है कि जो जीन पियाजे उनके संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी है और उनका क्रम क्या है, संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद में आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और जिनकी तीसरी वाली स्टेज उसका नाम क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और लास्ट वाली इनकी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमसे यही दे रखा है कि बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, क्योंकि ऑप्शन में हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि ये जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दे रखी हैं उस क्रम में हमसे पूछ रखा है। तो पहली अवस्था क्या हो जाएगी, सेंसरी मोटर स्टेज, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज इन्होंने नहीं दे रखा है, सीधे कॉन्क्रीट दे रखा है यानी कि मूर्त संक्रियात्मक दे रखा है, उसके बाद में अमूर्त दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अमूर्त वाली तो आपकी लास्ट वाली स्टेज होगी, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है यानी किशोरावस्था में आ जाएगा, है ना। तो ये वाला तो आपका नहीं होगा। मूर्त में जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर से यहाँ पर अमूर्त दे रखा है, तो सिंपल सा एक ही ऑप्शन देख के आप यहाँ पर बता सकते थे, क्योंकि जो संवेदी गामक अवस्था होता है इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, यानी हर बच्चे की सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता होती है दूसरे बच्चों से अलग होती है ना। तो ये सीखने की प्रक्रिया में हेल्प करती है कि हर एक बच्चा दूसरे बच्चों से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो ये बाधा उत्पन्न नहीं करती है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। जब भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो, व्यक्तिगत विभिन्नताएं की बात हो, तो ये सीखने में हमेशा ही हेल्प करेगी। ठीक है, बाधा या फिर असफलता नहीं क्रिएट करेगी। अध्यापक के पक्ष में असफलता, फिर से वही बात हो गई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, कभी भी बच्चे की कैपेसिटी के आधार पर उसकी समूह नहीं बनाना है, उसका अलग थलग या फिर उसका नामांकन, है ना, या फिर उसका वर्गीकरण नहीं करना है ना, क्योंकि हर बच्चे की योग्यता अलग अलग है, उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना। तो आपको योग्यता आधारित समूह नहीं बनाना है, तो ये भी नहीं होगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही बात यहाँ पर हो जाएगी। जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से भी चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। देखिए जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, यानी कि हर बच्चे की सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता होती है दूसरे बच्चों से अलग होती है ना। तो ये सीखने की प्रक्रिया में हेल्प करती है, बाधा उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि हर एक बच्चा दूसरे बच्चों से चीज़ों को सीखता है, जानता है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, फिर से वही बात आ गई, है ना। यह सीखने में हेल्प करती है, कभी भी बाधा या असफलता उत्पन्न नहीं करती है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, कभी भी बच्चों की कैपेसिटी के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर आपको उनका वर्गीकरण या फिर समूह नहीं बनाने, है ना। सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके समाहित करके पढ़ाना है ना। तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, यानी कि हर बच्चे की सोचने समझने, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है ना। तो ये सीखने में बच्चे को हेल्प करती है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य। देखिए प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य का मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ दिखावे पर फोकस होता है, यानी कि अगर मैं 100 में से 80 नंबर लाऊंगा या फिर 100 में से 100 नंबर लाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे, या फिर मुझे कोई ट्रॉफी मिलेगी, कोई इनाम मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चे का ध्यान होता है सिर्फ बाहरी मोटिवेशन पे होता है, बाहरी रूप से बच्चा यहाँ पर मोटिवेटेड होता है कि अगर मैं इतने में से इतने नंबर ला दिए तो मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, या फिर मेरा क्लास में एक अच्छा खासा नाम होगा, समाज में एक वैल्यू स्थापित होगी, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है उसका ध्यान सिर्फ दिखावे पर होता है, तो ये कभी भी बच्चों के अंदर क्रिएट नहीं करना है। जो ज़्यादातर टीचर होते हैं यही करते हैं, है ना। क्लासरूम में कह देंगे कि अगर जिसके 100 में से
90 नंबर आए या फिर 100 में से जिसके 100 नंबर आ गए वही क्लास में सबसे अच्छा बच्चा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे जो बच्चे का ध्यान होता है सिर्फ दिखावे पे रहता है, सीखने पर उसका ध्यान ही नहीं रहता है, सिर्फ उसका जो ध्यान होता है वो नंबर पे रहता है फिर। तो ये गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो बाहरी रूप से प्रेरित होता है, नंबर वगैरह रिवॉर्ड वगैरह के लिए सीखता है चीज़ें। अविभेदी समरूपी निर्देश, देखिए जो क्लासरूम होती है ना, उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, मैंने बताया आप लोगों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर अविभेदित समरूपी निर्देश नहीं देने, सभी बच्चों को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देने हैं, है ना। यहाँ पर अविभेदी दे रखा है तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के लिए अलगाव, कभी भी बच्चों को अलग थलग या फिर वर्गीकरण, उनका समूहीकरण करने की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, क्योंकि जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है कभी भी अलगाव, वर्गीकरण, नामांकन, लेबलिंग इन सभी की बात ही नहीं करती है, ठीक है। तो बचता कौन सा है आपका फोर्थ ही ऑप्शन, तो फोर्थ ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, यानी कि हर एक बच्चा सीख सकता है, यही वाली धारणा लेकर के चलती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। वो क्या कहती है कि हर एक बच्चा सीख सकता है अगर हम बच्चों को एज पर नीड एजुकेशन प्रोवाइड करें, या फिर जिसको जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें, है ना। तो हर एक बच्चा सीख सकता है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है सीखने के लिए जिज्ञासु होता है, क्यूरियसिटी होता है, उसके अंदर सीखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मंदित छात्र। देखिए जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया वो क्या कहता है कि ऐसे छात्र जिनको कोई भी डिसेबिलिटीज़ है, आप उनके लिए मंदित छात्र या फिर विकलांग छात्र या फिर शारीरिक रूप से अशक्त छात्र या फिर अंधा, इस तरीके जो वर्ड होते हैं आपको यूज नहीं करने हैं, आपको शारीरिक दिव्यांगता कहना है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के जो वर्ड होते थे विकलांगता या फिर मंदित छात्र, इससे जो बच्चे होते हैं उन पर गलत इंपैक्ट पड़ता है, उनको लगता है कि मतलब हम दूसरे बच्चों से अलग हैं, उनके अंदर हीन भावना क्रिएट होती है। तो ये बिल्कुल गलत वर्ड होते हैं। ये कहता है आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो आपको मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, इस तरीके के वर्ड को यूज नहीं करना है। यहाँ पर छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, इस वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। ये कहता है आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखा है। देखिए जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, जो विकास की दर होती है, यानी जो समय होता है, ये हर एक बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि 8 से 9 महीने में चलना भी सीख जाते हैं, बोलना भी सीख जाएंगे, ठीक है, कुछ और एक्टिविटी भी करना सीख जाएंगे। बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि 1 से 1.5 साल में चलना सीखते हैं, 2 साल में चलना सीखते हैं। तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होती है पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, डिपेंड करता है किस तरीके के बच्चे को हेरिडिटी मिली है, किस तरीके की इन्वायरमेंट मिला हुआ है। तो सभी के लिए समान होती है, ये बात पूरी तरीके से यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड क्या रखा है, विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से होता है। ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। जो विकास होता है ये बच्चे के परिवार में भी होता है, उसके आस पड़ोस में भी होता है, क्योंकि वहाँ से ही बच्चे चीज़ों को सीखते हैं, है ना। तो केवल विद्यालय में दिए गए अधिगम से विकास होता है, ये बात पूरी तरीके से गलत है। विद्यालय से भी होता है, समाज से भी होता है, संस्कृति से भी होता है, उसके आस पड़ोस से भी होता है, उसके फैमिली से भी होता है ना। हर जगह से बच्चा चीज़ों को सीखता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, नहीं, जो विकास होता है माँ के गर्भ से शुरू होता है। तभी तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को दी जाती है, क्यों, क्योंकि उस समय बच्चे का विकास हो रहा होता है। तो विकास माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी कि कई पक्षों में, कई आयामों में हमारा विकास होता है। जैसे कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, इसी के अंदर आपका ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स आ जाता है, इसके बारे में मैंने आप लोग को बता रखा है। इसके अलावा हमारा कॉग्निटिव, हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है ना, और इमोशनल डेवलपमेंट होता है, यानी कि भावनात्मक विकास होता है, जो कि आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। तो विकास हमारा कई पक्षों, कई दिशाओं में होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, ऑप्शन क्या दे रखा है, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। ये बात कहना यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि बुद्धि
कई प्रकार की होती है ना। तो यहाँ पर इन्होंने परीक्षण या फिर बुद्धि को मापने की बात ही नहीं की है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करते नहीं, ये बात भी हार्वर्ड गार्डनर नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है, ठीक है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। वो डिपेंड करता है कि वो किस पे ज़्यादा कार्य करता है या फिर कौन सी बुद्धि उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पाई गई है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि बुद्धिमत्ता की अलग अलग दशाएं नहीं, बुद्धि कई प्रकार की होती है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, तो ये भी पूरी तरीके से यहाँ पर गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है कि सभी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। सभी की सोचने समझने जो तर्क करने की क्षमता होती है दूसरे व्यक्तियों से अलग होती है ना। तो ये बात गलत दे रखी है, क्योंकि दे रखा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखिए पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल ये तो करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहा है, उसको सीखने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जो दृश्य सहायक सामग्री होते हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। जो श्रव्य सहायक सामग्री होती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लासरूम में कोई दृष्टिबाधित छात्र है, तो चीज़ों को देख नहीं सकता है, बट सुन करके तो सीख सकता है, स्पर्श करके तो सीख सकता है ना। तो इस तरीके की मटेरियल्स आप उन बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपकी क्लासरूम में कोई श्रवण बाधित छात्र है, तो चीज़ों को सुन नहीं पा रहा, बट चीज़ों को देख करके तो सीख सकता है। तो उस बच्चे के सामने जो चित्रात्मक चीज़ें होती हैं आप वो प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सही दे रखा है, बट हमसे जो सही नहीं है उसके बारे में पूछ रखा है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि आप कई तरीके से जो अप्रोच होती है उनको फॉलो कीजिए, अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड का यूज करके बच्चों को पढ़ाइए, ताकि सभी बच्चे सीख सकें। क्योंकि सभी बच्चों में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो ये भी बात सही है, इससे भी बच्चों को हेल्प मिलेगी सीखने में, है ना। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये भी बात यहाँ पर सही है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को डिसेबिलिटी या सीखने में दिक्कत आ रही है, तो आप उसके लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बना सकते हैं, है ना। तो ये भी बात यहाँ पर सही है, ये भी बच्चे को सीखने में हेल्प करेगी। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, यही बात यहाँ पर गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चा अधिगम कठिनाई से जूझ रहा होगा, है ना, उसको ये चीज़ें और दिक्कत करेंगे। और जो पाठ्यक्रम या फिर जो आकलन किया जाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ये बात कहती है आपकी NEP और NCF, ठीक है। जटिल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक ही तरीके से निर्धारित कर दीजिए कि हम सभी को एक ही तरीके से पढ़ाएंगे, सभी का आकलन एक ही तरह से करेंगे, तो हर एक बच्चा वहाँ पर सीख ही नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि हर बच्चे की सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता है वो अलग अलग है दूसरे बच्चों की अपेक्षा। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत है, और यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा ही यही था कि एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो यही नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। कम परिज्ञानता, बोधगम्यता। देखिए जब भी सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की बात हो, यानी कि कुछ नया करने की क्षमता, तो यहाँ पर वही व्यक्ति कुछ नया कर पाएगा जो कि अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाए, है ना। यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाए, मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए, क्रिएटिव उसका माइंड होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभिसारी नहीं होगा। देखिए कई बार आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा अभिसारी, यानी कि कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए, अपसारी होना चाहिए। यही वाला एग्जैक्ट वर्ड आपके एग्जाम में आपके ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है। अति सक्रियता यानी कि हाइपर एक्टिविटी, तो ये भी नहीं होगा। असतर्कता नहीं, जो क्रिएटिविटी होती है, जो सृजनात्मकता होता है, इसका संबंधी होता है अपसारी चिंतन से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बात। आगे देखते हैं, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापिका को, ठीक है, मतलब एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। देखिए कभी भी जो विविधता संबंधी मुद्दे होते हैं, है ना, इनमें बातचीत टालनी नहीं चाहिए, एक बढ़ावा देना चाहिए, इन पर बातचीत करना चाहिए। क्योंकि इससे जो बच्चा होगा, है ना, उसको लगेगा कि उसकी संस्कृति के बारे में बात की जा रही है, उसके समाज के बारे में बात की जा रही है। तो अलग अलग समाज, अलग अलग संस्कृति के बारे में जब आप बात करते हैं तो बच्चे को लगता है कि उसकी संस्कृति भी इंपॉर्टेंट है, उसका समाज भी इंपॉर्टेंट है ना। तो जो विविधताएँ भरी बातचीत होती है इनको बढ़ावा देना चाहिए, टालना नहीं चाहिए, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। विभिन्न उपन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अलग अलग उपन्यासों से उदाहरण लेते तो अलग अलग संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा, अलग अलग समाज को प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये भी बात सही है। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है।
तो ये बात तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा कि जो मानकीकृत होता है इसका मतलब होता है कि एक ही तरीके से आकलन करना। मैंने बताया आप लोगों को कि कभी भी बच्चे की जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यचर्या है, वो एक तरीके से नहीं बताना है। इसके साथ साथ जो उसका आकलन है वो भी एक तरीके से नहीं करना है, वो भी अलग अलग तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है मानकीकृत, यानी कि आकलन के एक ही तरीके को फिक्स्ड कर देना है। तो ये भी बिल्कुल गलत तरीका आपका हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। बाकी हम फोर्थ को भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। नहीं, नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को हमें कम करना है, मजबूत नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि जो हमारे समाज में जो स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें चली आ रही हैं कि लड़कियां ही घरों के काम करती है, लड़के घरों के बाहर के काम करते हैं, है ना, तो इन सारी चीज़ों को कम करना है, इनको बढ़ावा नहीं देना है। तो ये बात गलत है। आगे देखते हैं। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। ठीक है, अब देखिए भय नहीं होना एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पर कोई उत्तेजना ही नहीं होगी, यानी आप सीखना चाहोगे ही नहीं, है ना, तो फिर से वही बात हो गई। तो ये भी गलत होता है। यहाँ पर संतुलित उत्तेजना होना चाहिए, यानी कि आप सीखने के लिए उत्तेजित तो हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं और ना ही ज़्यादा कम, संतुलित रूप में, है ना, बैलेंस रूप में। आगे देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए जो NEP NCF है वो क्या कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात यहाँ पर गलत दे रखा है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। देखिए ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। बच्चे वयस्कों पर निर्भर नहीं होते हैं, है ना। हालांकि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी एक्टिविटी के लिए वयस्कों पर निर्भर होते हैं, बट जो उनका ज्ञान होता है, जो अपने संज्ञान का निर्माण वो कर रहे होते हैं, है ना, वो खुद ही कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे के सामने अगर आपने कोई चीज़ रख दी तो बच्चा क्या करता है, वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, उस चीज़ को उठाने की कोशिश करता है। तो क्या कर रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण ही कर रहा है। कभी उसको पटक देता है ना, कभी उसको तोड़ देता है, तो वहीं से तो वो चीज़ों को सीख रहा है। तो बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, वयस्कों पर नहीं निर्भर होता है अपने ज्ञान के निर्माण के लिए। तो ये गलत है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कुछ करेंगे तो कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ तोड़ेंगे, कभी कुछ दीवारों पे लिख दिया, है ना। इस चक्कर में जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं डांट भी लगा देते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, कभी पिटाई हो जाएगी उनकी। तो मतलब कुछ ना कुछ वो डेली एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हालांकि मेरे घर में मेरे सिस्टर का बेबी हुआ था तो वो मतलब अभी 1 से 1.5 साल तक का ही है, बट बहुत ज़्यादा मतलब वो इतना चीज़ों को तोड़ता है, इतना ज़्यादा मतलब शोर, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें करता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण ही कर रहा है ना। तो सिंपल सी चीज़ है। इन चीज़ों का अगर आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। नहीं, पाठ्य पुस्तक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से वो सीखते हैं, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अधिगम में निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। योग्यता सुधार है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए आपने नेक्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम दिया था और आपके यहाँ पर 150 में से 80 नंबर आए, है ना, तो क्या जो आपकी योग्यता आप इसको बढ़ा नहीं सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप मॉक टेस्ट लगाएंगे या फिर आप जो है एफर्ट लगाएंगे, है ना, तो यहाँ पर जो आपके नंबर है वो 150 में से 120 प्लस भी हो सकते हैं, है ना। तो जो आपकी योग्यता है आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो योग्यता क्या होती है, सुधारने योग्य होती है ना, इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। योग्यता अटल है, देखिए अटल नहीं होती है ना, इसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि ये धारणा बना लेते हैं कि मेरे सीटेट में 150 में से 80 नंबर ही आएंगे, मैं तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाऊंगा, जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है। अगर आप मेहनत करें, सही चीज़ें पढ़ें, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ें, तो आपका एग्जाम भी क्वालिफाई होगा और जो आपका नंबर है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जो योग्यता होती है ये सुधार होती है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से चीज़ों को पढ़ रहे हैं या फिर कितना आपने चीज़ों को एब्जॉर्ब किया है, कितना आप सीखना चाहते हैं, कितना आपने एफर्ट लगाया है ना। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो योग्यता अटल नहीं होती है, योग्यता सुधार होती है। प्रयासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखा है। प्रयासों से ही तो सारी चीज़ें सीखते हैं हम। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम एफर्ट लगाएंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये बात गलत है। असफलता अनियंत्रित है, अनियंत्रित नहीं होती है, नियंत्रित होती है। ठीक है, असफलता को हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि एक बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो क्या हम तीसरी बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। हम मान लें कि हम असफल ही होंगे, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। ठीक है, हो सकता है कि तीसरी बार आप टॉप कर जाएं, है ना। तो यहाँ पर जो असफलता होती है इसको हम नियंत्रण में कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, तो ये भी बात गलत है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन कराना बच्चों में कि तुमने 10 नंबर लाए, तुमने 80 नंबर लाए, तुमने 60 नंबर लाए, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं बच्चों को बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, है ना, नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी बच्चे से कह लिया कि तुम्हारा फ्रेंड तो तुमसे 80 नंबर लाया, तुमने तो 10 ही नंबर लाया, तो ऐसे में जो बच्चा होता है उसको लगता है कि मैं कुछ सीख ही नहीं सकता, ठीक है, फिर मेरे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है ना। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, देखिए जो आपकी एनईपी है, जो आपकी एनसीएफ है, वो किसकी बात करती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की नहीं, ये कहती है कि बच्चों को केंद्र में रख करके सभी गतिविधियां कराई जाए। पाठ्य पुस्तक तो एक संसाधन होती है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स होता है जो कि बच्चे को सीखने में हेल्प करता है। ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात ही नहीं होती है। यहाँ पर बारंबार परीक्षाएं, यानी कि हम बार बार बच्चे की परीक्षाएं ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा सही, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो बच्चे की संकल्पनात्मक समझ है उसको कौन डेवलप करेगा, जब हम बच्चों को खोज करने के अपॉर्चुनिटी दे, अवसर जैसे जो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह होते हैं, है ना, अगर ये बच्चे करते हैं तो वहाँ पर खुद वो चीज़ों का निर्माण करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, चीज़ों को अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं, जानते हैं, ठीक है, ग्रुप बनाते हैं, तो वहाँ पर डिबेट भी करते हैं, चर्चाएं भी करते हैं, है ना। तो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि दूसरों के भी विचार को जानते हैं और अपने विचार को भी प्रकट करते हैं और खुद चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो ये सीखने का बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। देखिए जो लेव वाइगोस्की, इन्होंने 3 प्रकार के स्पीच की बात की है, कई बार मैंने आप लोगों के साथ में चीज़ें डिस्कस कर रखा है, ठीक है। पहली तो इन्होंने स्पीच बता रखी है सोशियो स्पीच, यानी कि सामाजिक इंटरेक्शन, बच्चा क्या करता है, समाज से अंतःक्रिया करके चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है, अपनी थिंकिंग को डेवलप करता है। इसके साथ साथ जो इन्होंने दूसरे प्रकार की स्पीच बताई वो क्या है, प्राइवेट स्पीच, यानी कि व्यक्तिगत वाक्य, ठीक है। और यहाँ पर जो सायना वो क्या कर रही है, स्वयं से बात कर रही है, ठीक है, कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है, यानी कि वो आगे कैसे चीज़ों को प्रगति कर सकती है। फिर कई बार हम लोग भी खुद से बात कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कहाँ पर मैंने गलती कर दी। तो वो क्या होता है, आपका प्राइवेट स्पीच होता है, जब आप जोर जोर से बाहर बोल कर बात करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत वाक्य होता है जो कि 3 साल तक के बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। इसके साथ में इन्होंने बात की साइलेंट इनर स्पीच की, यानी कि आंतरिक वार्ता। अब बच्चा बाहर चीज़ों को व्यक्त नहीं करता है, खुद ही मन में अंदर ही अंदर बात कर लेता है। ये 6 साल के बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स के सामने शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम साइलेंट इनर स्पीच करते हैं, खुद ही मन में ही अपने से बातचीत कर लेते हैं और सामने वाले इंसान को पता भी नहीं चलता है ना। तो वो क्या होता है, आपका साइलेंट इनर स्पीच होता है, आंतरिक वार्ता होता है ना। तो यहाँ पर व्यक्तिगत वाक्य के बारे में पूछ रखा है, यानी कि प्राइवेट स्पीच के बारे में पूछ रखा है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। देखिए बच्चा अपरिपक्व नहीं होता है, वो परिपक्व होता है, मेच्योर होता है ना। तो ये नहीं होगा, स्वनियमन बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो सायना है ना, वो क्या कर रही है, अपने विचार को एक डायरेक्शन दे रही है, खुद से बात कर रही है, सेल्फ टॉक कहते हैं इसको। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आत्म केंद्रिता, देखिए जो जब बच्चा खुद से बातचीत करता है, जो व्यक्तिगत वाक्य होता है, इसको तो जो लेव वाइगोस्की है ना, नाम दे रखे हैं व्यक्तिगत वाक्य, यानी कि प्राइवेट स्पीच। बस इसी चीज़ को जब बच्चा खुद से जोर जोर से बोलकर बातचीत करता है, तो इसी चीज़ को जो जीन प्याजे वो कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म, यानी कि आत्म केंद्रिता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जीन प्याजे का नाम दे रखा होता तो आपका ये वाला ऑप्शन चाहिए होता, बट लेव वाइगोस्की का नाम दे रखा है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक विकार, ये कोई विकार वगैरह नहीं होता है ना। अगर विकार होता तो हम सभी में होता है ना, तो ये कोई विकार वगैरह नहीं होता है। ऐसा करके हम क्या करते हैं, अपनी सोच को एक डायरेक्शन देते हैं, एक दिशा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना। फिर से वही नामांकन का आ गया वर्ड, है ना। तो ये आपके एग्जाम के लिए नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजन करना, फिर से वही समूह वगैरह बनाने की बात की गई। मैंने बताया कि बच्चों की कैपेसिटी के आधार पर कभी भी उनको वर्गीकृत नहीं करना है, तो ये भी ऑप्शन गलत। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ठीक है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि बच्चे की कैसी जरूरत है, कौन सा बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है ना, इसकी पहचान करके उसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग मेथड होते हैं उसमें चेंज लाए, है ना, अलग अलग मटेरियल्स का यूज करें, तो बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है थर्ड ऑप्शन।
पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, यानी कि पुरस्कार उन्हीं बच्चों को देना जो कि उच्च अंक प्राप्त किए हैं। देखिए पुरस्कार देना ही गलत होता है, ठीक है। जब आप बच्चों को बार बार पुरस्कार देते हैं तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो फिर चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन पुरस्कार पाने के लिए, ठीक है। जब तक उनको पुरस्कार मिलेगा तब तक वो चीज़ों को सीखना चाहेंगे, या फिर जब तक उनको पुरस्कार नहीं मिलेगा तब वो चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहेगा। तो पुरस्कार भौतिक रूप से नहीं देना चाहिए, यानी जो गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं ये नहीं देना चाहिए। हाँ, शाबाशी वगैरह दे सकते हैं, गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके की चीज़ें आप दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया सकता है, यानी जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये किसके कारण से होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है, केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से। ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है, ना तो आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है ना। इन्हीं दोनों के कारण जो हमारा विकास होता है वो होता है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे अंदर डिफरेंसेस होंगे यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो इन्हीं दोनों का परिणाम होती है ना। कुछ चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिल जाती है और कुछ चीज़ें अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जो हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वो क्यों होती है, हमारी हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ठीक है। यानी कि इन्हीं दोनों के कारण हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रोवाइड होता रहे। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 पॉइंट जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, सबसे पहले तो आपने प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो फिर वही होता है कि लास्ट में 1 या 2 नवंबर से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, और किसी किसी का क्वालिफाई हो भी जाता है, क्योंकि अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है सबकी। तो आप सभी के मतलब बातों में ना आइए कि मेरा एग्ज़ाम 10 दिन में क्वालिफाई हो गया, मेरा 7 दिन में, इन सब चीज़ों को छोड़िए। अभी सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्या करना है, अगर आपने जो नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, या फिर आपने मेरे नोट्स परचेस कर रखे हैं, तो सबसे पहले तो आप उनको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए। लगभग 112 पेज के आप वो नोट्स हैं आपके, ठीक है। तो जो कि बहुत ही ईजी है, कम टाइम में आप उन नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। एक बार अगर आप देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके इजीली वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने खुद के भी नोट्स बना रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, अभी बिल्कुल की पॉइंट वाले नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, जिसमें कि बहुत ही मेन पॉइंट हो, जो कि आपको लग रहा है कि जहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है, उस तरीके के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, जो कि आपको लास्ट टाइम में रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हालांकि अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो नोट्स आप लोगों के वो प्रिपेयर कर दिए जाए, जो बिल्कुल की पॉइंट वाले नोट्स होंगे। लगभग 10 से 20 पेज के आपके वो नोट्स होंगे हर एक सब्जेक्ट के, क्योंकि आपको अपने एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप खुद से बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप खुद से बनाएंगे चीज़ों को तो आपको वहाँ पर पता होगा क्या चीज़ें मुझे आ रही हैं, क्या चीज़ें मुझे नहीं आ रही हैं। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से मोस्टली बार क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी को मिला करके एक की पॉइंट का जो नोट्स है आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइंस का एक नोट्स प्रिपेयर करूँगी, इसके अलावा जो आपका हिंदी है उसका नोट्स प्रिपेयर करूँगी, और CDP तो 112 पेज के हैं तो ज़्यादा नहीं है आप लोगों का, इसके नोट्स आप लोग खुद ही भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को वहाँ पर बता दूँगी, ठीक है। हालांकि इसका मैं मैराथन वगैरह भी लूँगी तो उसमें सारी चीज़ें कवर आपकी हो जाएंगी। मोस्टली जो है आपका हिंदी का होगा, और मैथ पेडागोजी का, और साइंस पेडागोजी का, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश पेडागोजी की भी जो की पॉइंट वाले नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर सारे के सारे आपको की पॉइंट वाले नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।